नमस्कार। आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार, पहले वाजपेयी की सरकार और अब मोदी सरकार, जो इनकी सोच है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी एक अलग सोच है राष्ट्र सुरक्षा के बारे में, जिससे नुकसान हुआ है देश का, और मैं इसकी मिसालें दूंगा। अब क्यों इनकी ये सोच है, उसका भी कारण है। देखिए, बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और उनकी विचारधारा के तहत ये जरूरी है कि देश को मजबूत दिखना चाहिए, शक्तिशाली दिखना चाहिए। है कि नहीं है वो अलग कहानी है, तो उसका दिखना बहुत जरूरी है और इसलिए इनका एजेंडा है जो इनको मुकम्मल करना ही है। उस एजेंडा का राष्ट्र सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है, उसका हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे क्या असर पड़ता है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए आप। मिसाल के तौर पे जब वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने तय किया, एजेंडा है उनका कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, परमाणु शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे, और किया। फिर मोदी सरकार ने ये तय करा हुआ था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, तो हटाया। दिक्कत क्या होती है, जब आप इस तरीके का कोई भी एक्सट्रीम काम करते हैं, हद पे ले जाते हैं इस टाइप के काम को, तो बहुत मौके आते हैं और आए हैं जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है जब जंग की बात आती है, तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे, हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी, सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स, अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब, बवाल मच गया ऑपोजिशन पार्टीज में। क्या बोल दिया योगी ने, ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पर ये तो बोला ही नहीं। योगी ने उससे गहरी बात बोली थी। बोला ये था, जब बोला कि मोदी की सेना आज अपनी विचारधारा में मोदी की विचारधारा के करीब आ गई है। तो पॉलिटिक्स तो एक छोटी बात है। तो ये एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई। इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें, और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को, जो हुआ है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां, लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है।
पर वो एक अलग कहानी है। अब लीजिए, मैं आपको दो दो मिसालें देता हूं, वाजपेयी के वक्त की और दो देता हूं मोदी के सरकार की। यही जो मैं बोल रहा हूं इसको बताने के लिए। हम जानते हैं कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मई 1998 में शक्ति टेस्ट करे गए। इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु टेस्ट करे गए। चलिए, हो गए। तो आगे क्या होना चाहिए था? दो चीजें होना ये चाहिए था कि अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं तो अब आप जल्दी से जल्दी अपनी फौज को भी शामिल करिए और न्यूक्लियर वेपन बनाइए। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करना और न्यूक्लियर वेपन बनाना एक चीज नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं और इसमें वक्त लगता है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए थी कि इसका कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा, कौन कमांड करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को, कैसे ये इकट्ठे करे जाएंगे, ये पूरी चीज को तय करना है। और कुछ बातें इसमें से दुनिया को भी बतानी है जिससे कि दुनिया लगे हाँ क्रेडिबल है, ये जो काम कर रहे हैं वाकई न्यूक्लियर वेपन इनके बन गए हैं और ये इस तरीके से काम करेंगे। तो वाजपेयी सरकार ने ये नहीं किया। वाजपेयी सरकार ने क्या किया, टेस्ट करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने एक सीक्रेट लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिख दिया और उसमें यह लिखा, हमें टेस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन से हमें खतरा है। क्या क्लिंटन ने आपसे पूछा था कि आप बताइए आप क्यों टेस्ट कर रहे हैं? आइडिया ये था वाजपेयी सरकार का कि अगर हम उनको एक सीक्रेट इस तरीके का लेटर बोलेंगे, भेजेंगे, तो हो सकता है अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर ले एज अ काउंटर वेट टू चाइना। तो एक ऑफर ही दे दी इस तरीके की लेटर लिख के। साथ साथ क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। साथ साथ वाजपेयी सरकार क्या कर रही थी, जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स थे उनको इकट्ठा करके एक डिफेंस सेल बनाया। अब ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा हुआ कि जो उनका हेड था डिफेंस सेल का, जनरल जेकब, बहुत माने जाने, अब है नहीं, फौत हो गए हैं, बहुत माने जाने सोल्जर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बहुत काम किया है, आर्टिलरी के थे, मैं भी आर्टिलरी में था, तो कुछ जान पहचान थी, तो हम लोग कई बार बैठ के कई कई घंटे बातचीत करते थे। तो उसमें मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपने ये विचारधारा वाली पार्टी का डिफेंस सेल, इसमें आप हेड क्यों बने हैं? तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, देखिए बात विचारधारा की नहीं है, बीजेपी सरकार ने हमें इज्जत दी है। बहुत अच्छी बात है, जो पहली सरकारें नहीं दे रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये इन्होंने तीन एक काम किए, अच्छा, पर जो करना चाहिए था वो नहीं करा। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था इसलिए हमने ये टेस्ट किए, तो चीन भी नाराज हो गया। साथ साथ उन दिनों में 1998 की बात कर रहा हूं, जब चीन के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जियान जेमिन, उनसे कहा कि आप एशिया में हैं, आप कुछ करिएगा, आप परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान, इनको दुनिया नहीं मानेगी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है अंडर दी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो हमें लीगली भी कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत, उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्ट्रोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्ट्रोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है, मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया,
उन्होंने फौरन एक रुका एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई बस सारी बात। आगे चलिए, ये रिजाइन कर गए करामत साहब, जनरल करामत, उनके आगे आए जनरल मुशर्रफ। उसी साल दिसंबर 1998 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक दफ्तर बना दिया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जिसका काम ये था कि देखिए टेस्ट हो गए हैं, अब जो भी कुछ और करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स बनानी है, वो अब आप जल्दी जल्दी बनाइए। और फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना और उनको अब बोला कि देखिए वो दोनों एक साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी और जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2004 में कुछ खतरा बढ़ा पाकिस्तान आर्मी को, हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई, वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। तो जो हमको करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो हमें फायदा होना चाहिए था न्यूक्लियर टेस्ट से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी राष्ट्र सुरक्षा पे, वो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है। एक और मिसाल देता हूं। दूसरी मिसाल है, हम जानते हैं 9/11 हुआ, मतलब 11 सितंबर 2001 को पहली बार जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था अमेरिका, वहां पर टेररिस्ट अटैक हो गया और सारी दुनिया चौंक गई। प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर कर दिया, कह दिया अब है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, कि अब सारा काम जो है टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ होगा। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वाजपेयी सरकार ने तो कहा था कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, आतंकवाद के खिलाफ। तो हुआ क्या कि 1 अक्टूबर 2001 को, उसी साल अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली पर, और वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया कि चेतावनी दे दी कि अगर अगला अटैक हुआ, चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, अगर अगला अटैक कोई ऐसा बड़ा हुआ तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। और देख लीजिए अगला अटैक भी हो गया। 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया। तो अब वाजपेयी साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ करना ही था। तो फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया, जनरल पद्मनाभन को। जनरल पद्मनाभन को यह कहा गया कि साहब आप फौज को अपनी इकट्ठा करिए, मोबिलाइज करिए, तैयार करिए और उसको सरहद पे भेज दीजिए। ये नहीं बताया गया कि हम किस लिए भेज रहे हैं, कि आप बस भेज दीजिए। तो पद्मनाभन ने ये सोचा, जनरल पद्मनाभन ने, कि अरे साहब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है 71 की लड़ाई के बाद, तो लड़ाई के लिए ही तो होगी बात। तो उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, पर लड़ाई तो मुद्दा था ही नहीं। अच्छा, अब जब मोबिलाइजेशन हुई तो वो 10 महीने चली। हुआ क्या कि बीच में मई 2002 में एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, जब मोबिलाइजेशन थी
कालूचक जम्मू के अंदर, और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब यह था कि उसको हमसे डर लगे और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में ये कह दिया कि देखिए, वो नाराज थे, आपने इतनी फौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए, जब भी सरकार आर्मी को यूज करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। पहला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था फौज का, जिसको बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, तो उसको हाँ कर दिए कि हम इसके लिए राजी हैं। तो वो फौज, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये कहा कि आर्मी जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जो इंसान आर्मी से सवाल जवाब करेगा या फौज से सवाल जवाब करेगा, वो देश के लिए गद्दार है, वो एंटी नेशनल हो गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तीसरा उन्होंने क्या काम किया कि कुछ अरसे के लिए रक्षा मंत्री बीजेपी के मोदी सरकार में अरुण जेटली थे। उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू में यह बयान दे दिया कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है फौज, वो बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि जो फेंस लगी है इसको मजबूत किया जाए। उस समय के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, उन्होंने बयान दिया ये बहुत अच्छी बात है, अब हम यहाँ स्मार्ट फेंस लगाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे। तो वो भी उसमें भी खुश हो गए, काम में भी फौज खुश, पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, इज्जत भी मिल गई, तो फौज खुश हो गई। नतीजा क्या हुआ, हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप हैं उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है।
जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। पर आज एयरफोर्स भी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ये जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पूरी विचारधारा मिल गई है। नुकसान हो रहा है, पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सोच है, जो मैं देख रहा हूँ होते हुए। अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं चीन के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मेन खास बात क्या है मोदी सरकार की, जो मतलब बीजेपी सरकारों की है कि हमको शक्तिशाली दिखना है। तो चीन से पंगा ले लिया। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, दो बातें बताता हूँ। एक डोकलाम हुआ 2017 में। अब चीन क्यों वहां पर बनाना चाहता था रास्ता, हमने उसके बारे में सोचा नहीं। हमें पता नहीं था कि चीन जो है, उसकी जो फौज है पीएलए, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। उसके तहत उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, जहां पे उनको हजारों सैनिक लाने थे। दिक्कत उनको क्या आ रही थी कि एक पुराना अग्रीमेंट था इंडिया के साथ 1993 का, जो चाइना ने किया हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह माना हुआ था चाइनीज ने कि दोनों साइड जो है 5,000 से ज्यादा ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं लाएंगे जब तक कि वो दूसरी साइड को इसके बारे में बता ना दे। अब वो तो अब हजारों में लाने जाते थे फौज को, तो कैसे लाए? तो उन्होंने ये काम किया डोकलाम। आइडिया ये था डोकलाम का कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फौज को, पहले वो हिंदुस्तान की फौज अपनी फौज लाए जो हम लाए, और फिर वो सेल्फ डिफेंस में अपनी फौज लाए। हम अपनी फौज वापस ले आए जब मामला रफा दफा हो गया। और देखिए मामला रफा दफा कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फौज तो बोल दिया कि आप हमारी फौज जाएगी आगे, फिर जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। अब मान लीजिए जंग हो जाती, तो 13 राउंड बातचीत हुई है कि जंग ना हो हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और 13 के 13 राउंड जो है वो कहां हुए? वो चाइना में हुए। हिंदुस्तान में एक भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एनएसए, हम लोग ज्यादा कीन थे कि कहीं जंग ना हो जाए, क्योंकि 2019 का इलेक्शन आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है, ये हमको ये इसलिए हुआ डोकलाम। अगर सोचा होता ये चीन क्यों कर रहा है तो बात समझ में आती, तो कोई और रास्ता निकाला जाता जिसमें ये सब मसल फ्लेक्सिंग जिसे बोलते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर दिक्कत तो ये है ना कि हर बार, जैसे मैं बता रहा हूं, शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी होता है। एक और मिसाल लीजिए आप, 3070 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये बताया गया कि साहब अब हम नए नक्शे बनेंगे, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो अक्षाई चिन्ह है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया। अब ये बताया गया। चीन ने फौरन कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, अक्षय चिन्ह हमारे पास है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ये चाइना गए उनको बताने के लिए कि देखिए हमने नक्शे बना लिए हैं, पर ग्राउंड पे कोई चीज नहीं बदली है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम आपकी ये नक्शे एक्सेप्ट नहीं करते, आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। पर हमने कुछ नहीं किया, हमारी मोदी सरकार ने तो नक्शे बदले नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि नक्शे नहीं बदले गए, अक्षय चिन्ह दिखाया गया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में चाइनीज फिर आकर ईस्ट लद्दाख में, आज बहुत सारी जमीन है, रिपोर्ट्स है इसके ऊपर, कोई बात नहीं करता है, वहां पर आके बैठ गई है और वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रही है वहां से। अच्छा, अब जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन वहां पर क्यों आई है। अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसको समझ में आएगा? आप तो उनसे बात कर कर आए थे। तो कहने का मतलब ये जुमलेबाजी और क्या है। अच्छा, आगे चलिए क्या हुआ। फिर हम जानते हैं कि 15 जून 2020 को जब दोनों फौजें आसपास होती हैं तो भड़प हो गई। तो वहां पे गलवान किलिंग्स हो गई, वहां मारे गए। पर देखिए दोनों साइड ने जो हथियार थे उसका इस्तेमाल नहीं किया, फायरिंग नहीं हुई दोनों तरफ से। इसका मतलब चीन भी लड़ाई नहीं चाहता था। पर यहां पे जंग की इतनी घबराहट हुई कि 4 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई आया ही नहीं है यहां पर। मैं आपको थोड़ी सी अलग जाके एक और बात बताना चाहता हूं इसी के ऊपर। देहरादून में मेरे को बुलाया गया था एक लेक्चर देने के लिए, और वहां पे बहुत सारे रिटायर्ड सीनियर अफसर थे।
तो वहां पे मैं बता रहा था कि चीन का पीएलए क्या है उसके बारे में बातचीत कर रहा था, तो इसका जिक्र किया। मैंने कहा देखिए, जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था वो नहीं देना चाहिए था, बिकॉज इससे फायदा जो है वो चाइना का हो गया, पीएलए का हो गया। अब वो कभी नहीं जाएंगे इस जमीन छोड़कर। अरे साहब, वहां लोग नाराज हो गए, नारेबाजी हो गई। मैं वहां लेक्चर नहीं दिया, मैंने वो सब छोड़ छाड़ के मैं वापस आया, अपनी गाड़ी में बैठा और मैं दिल्ली आ गया। कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। अच्छा, अब क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या किया? जयशंकर ने एक अग्रीमेंट साइन किया चीन के साथ मॉस्को में। वो साइन हुआ सितंबर के अंदर, 10 सितंबर 2020 को, कि अब जो है आगे कैसे हमें पीस लानी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि कहीं जंग ना हो जाए, घबराहट थी। उसके फौरन बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार ने साइन करे अग्रीमेंट मिलिट्री के अमेरिका के साथ। मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया अमेरिका के साथ। जो मैं आपसे कह रहा था वो सब कुछ जो बीजेपी करती है वो सब कुछ वो हुआ। कहने का मतलब ये है, आज मैं बात कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।